साथियों, जिस समय आप और हम आज यहां बैठे हैं और जो आने वाला समय है बहुत खतरनाक समय है। इस बात का एहसास आप भी कर रहे होंगे, मैं तो जानता हूं। अगर हम नहीं संभले और हमने सही कदम नहीं उठाया और हम इकट्ठे नहीं हुए और ईमानदारी से बिना डर के अपनी लड़ाई नहीं लड़ी, तो इसमें कोई शक नहीं है, आने वाले समय में हमने अपनी आने वाली पीढ़ियों को, अपने आने वाली औलादों को बर्बाद होते अपनी आंखों से ही देखना पड़ेगा। अगर देखने की हिम्मत है तो निश्चित रूप से जैसे जी रहे हो ऐसे जीते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर अपनी आने वाली औलाद की बर्बादी नहीं देखना चाहते, अपने प्यारों की, अपने दुलारों की, अपने परिवार वालों की लाशें नहीं देखना चाहते, तो कुछ सोचो, कुछ समझो और इकट्ठा होकर अपनी लड़ाई लड़ो। 2022 का चुनाव है, मैं भी बिल्कुल पूरी तरह से राजनीति की बात करूंगा। ये जो 2022 का चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इस चुनाव में अगर हमने सही तरीके से कदम बढ़ाया तो शायद देश बच जाएगा। मैं केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, देश बच जाएगा। और अगर हमने नासमझी की और आंखों पर पट्टी बांधकर अपनी वोटों का इस्तेमाल किया तो आने वाली तबाही को आप रोक नहीं पाएंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर 2022 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश से उठा के नहीं फेंका तो 2024 में इस देश में चुनाव नहीं होगा। आप ध्यान रखना। कभी आप ये सोच रहे हो कि 2022 में नहीं, चलो 2024 का चुनाव आएगा उसमें देखेंगे ना, ये मौका गया तो 2024 में चुनाव नहीं होगा। इस देश में निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र की घोषणा होगी। बीजेपी उसी रास्ते पर चल रही है। हम सब बैठे हैं, सोए हुए हैं, न कुछ सोच रहे हैं न कुछ समझ रहे हैं, और करने का तो मतलब ही नहीं है, लेकिन वो रात दिन उसी रास्ते पर बढ़ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जब देश पूरी तरह से तबाह है, आज की तारीख में हमारे देश में बेरोजगारी कितनी है? 35 करोड़ लोग बेरोजगार। आबादी कितनी है? 135 करोड़। और इस 135 करोड़ में से 35 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। और उन 35 करोड़ में भी 17 करोड़ लोग वो बेरोजगार हैं जिनके पास डिग्री है, बीए की, एमए की, बीएससी की, बीकॉम की, एमएससी की, पीएचडी है, बीएड है, वो लोग बेरोजगार हैं। डिग्री वाले 17 करोड़ लोग। लेकिन ऐसी तबाही के आलम में जहां 80 करोड़ लोगों को सरकार भीख दे रही है, मैं उनसे अनाज नहीं बोलता, भीख बोलता हूं मैं। आप देख रहे हैं ना, मोदी अपना फोटो छपवा के जो थैलों में भर भर के भीख दे रहा है लोगों को, वो 80 करोड़ लोगों को भीख दे रहा है। यानी अगर उन लोगों को, 80 करोड़ लोगों को वो अनाज ना मिले तो आप ये मान लीजिए वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, भूखे मर जाएंगे। ये स्थिति देश की इस समय है। ये मैं तो नहीं कर रहा, सरकारी आंकड़े हैं जो आपके सामने है सारे सब कुछ। और 17 करोड़ लोग बेरोजगार, पूरी तरह से तबाही के कगार पर देश है। जिस देश की पूरी आमदनी जीडीपी जैसे बोलो आप, मोदी का कहना था 5 ट्रिलियन। 5 ट्रिलियन का मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 1 ट्रिलियन में 70,000 करोड़ रुपए होते हैं। 70,000 करोड़ 1 ट्रिलियन में। हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, यानी देश का जो पैसा था, ऐसे समझो मोटे मोटे, वो देश का पैसा जब मोदी आया तब 210 लाख करोड़ था। आज की तारीख में कितना है? 100
138 लाख करोड़, इतना पैसा साफ हो गया। कहां गया? लूट लिया गया, बर्बाद हो गया, क्योंकि ना तो फैक्ट्रियां चल रही हैं, ना कोई काम है, ना रोजगार है। तो मोदी का कहना था इस जो देश की जो पूरी अर्थव्यवस्था है इसको 5 ट्रिलियन, मतलब 5 ट्रिलियन का मतलब होगा 7 पंजे 35, 350 लाख करोड़ की करने की बात मोदी कर रहा था, और वो 210 से घट के 138 पर आ गई है। आप समझ सकते हैं कितनी बुरी देश की हालत है। उन हालात में भी मोदी अपने लिए 17,000 करोड़ के 2 जहाज खरीद के लाता है जिनमें घूमेगा वो। और जब से खरीद के लाया केवल एक ही देश की यात्रा करिए, बांग्लादेश की, वो भी जब चुनाव था, जब पश्चिम बंगाल में चुनाव था तो वहां के कुछ जो वोटर हैं, वहां एक मंदिर है, उस मंदिर में जाकर उन वोटरों को लुभाने के लिए एक यात्रा करी जबरदस्ती, अभी तक केवल एक, बाकी यूं ही खड़े हैं। यानी 17,000 करोड़ के जहाज 2 अपने घूमने के लिए। और गन्ना किसान जो है इस प्रदेश में, उनका कितना पैसा बकाया? 16,000 करोड़। मतलब अगर अपने जहाज नहीं लाए अपने लिए मोदी, तो इस देश के किसानों को जो बकाया पैसा है वो पैसा दिया जा सकता है, लेकिन वो पैसा नहीं दे रहा, वो अपने लिए जहाज ला रहा। तो आपको समझ में नहीं आती है कि मोदी क्या चाह रहा है, मोदी क्या करना चाह रहा है। उसकी नजर में लोगों की कोई कीमत है, किसानों की कोई कीमत है, मजदूरों की कोई कीमत है, या अपने मौज मस्ती और अपने हिंदू राष्ट्र की ही सिर्फ उसके लिए कीमत है? समझ में नहीं आता आपको। समझना चाहिए आपको। आप लोगों की कोई उसकी नजर में कीमत नहीं। आप तो कीड़े मकोड़े हो, इंसान थोड़े हो आप। आपका तो केवल इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, जब देश इतनी तबाही में है, लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है, उस समय दिल्ली में संसद के सामने, न केवल संसद के सामने बिल्डिंग बनाई जा रही है, बल्कि संसद के सामने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, सारी बिल्डिंगों को तोड़ के नई बिल्डिंग बनाई जा रही। 23,000 करोड़ रुपया लगाया जा रहा। 23,000। विस्टा प्रोजेक्ट आपने सुना होगा, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, 23,000 करोड़ रुपया उसमें लगाया जा रहा। संसद की जो हमारी बिल्डिंग है बड़े आराम से चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप क्यों नहीं बना रहे हो? 15 एकड़ में प्रधानमंत्री का घर बनाया जा रहा है। क्यों? जैसे काम क्या करना है तुम्हें? काम करना था लोगों की भलाई, लोगों को रोजगार मिल सके, लोगों को दवाई, अस्पताल और डॉक्टर मिल सके, लोगों को नौकरी मिल सके। यही तो काम करना था। हमारे बच्चों को, देश के बच्चों को शिक्षा मिल सके, वो पढ़ सकें और पढ़ के अच्छे इंसान बन सकें। यही तो काम करना था, लेकिन वो काम नहीं कर रहे। काम क्या कर रहे हो? ये काम कर रहे हो कि आप बढ़िया बिल्डिंगों को तोड़ के नई बिल्डिंग आप बना रहे हो। ये सिर्फ बताने का मतलब आपको यह है, आपकी कोई कीमत मोदी की नजर में नहीं होगी भी नहीं। जो व्यक्ति हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ करता ही ना हो, जो पार्टी हिंदू मुस्लिम से आगे निकलती ना हो, हिंदू मुस्लिम ही उसके लिए केवल एकमात्र एजेंडा हो, उसके लिए आपकी हमारी कीमत क्या है? कुछ नहीं। 9 महीने से किसान संघर्ष कर रहे हैं और सरकार बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं। तो क्या कीमत है? और किसान कितने हैं? किसान है इस देश में 14 करोड़ 64 लाख किसान, यानी किसान परिवार। एक परिवार के साथ में 4 लोग तो कम से कम जुड़े ही होंगे। तो कितनी आबादी हो गई? 14 चौका 56 करोड़। और उसके साथ में 10.5 करोड़ वो परिवार हैं जो खेतीहर मजदूर जिन्हें कहा जाता है, यानी जो खेती में काम करते हैं मजदूर। तो टोटल कितने हो गए? 14.5 और 10.5 मतलब 25 करोड़। और 25 चौका 100, यानी 100 करोड़ आबादी। उसकी कोई कीमत मोदी की नजर में नहीं है। यह आपको समझने की जरूरत है। उसको समझने की जरूरत है, वो तो जानता है, वो तो सब जानता है। समझना आपको है। और मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब तक आप बीमारी नहीं समझोगे तब तक उसका इलाज नहीं कर पाओगे। बीमारी समझने की जरूरत है, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। तो कोई काम लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के लिए है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। अभी एक बड़ी बात 9 जून को मोदी ने की, बहुत लोगों को पता भी नहीं। मोदी ने कहा कि जो 14 अगस्त से है,
जानते हैं 14 अगस्त? 14 अगस्त विभाजन विभीषिका, यानी देश का जब बंटवारा हुआ, भारत और पाकिस्तान बने, तो वो जो विभाजन हुआ उसमें जो लोग मरे, उसको मनाने की बात कर रहा है कि 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका दिवस मनाएंगे। क्यों मनाओगे भाई? तुम 70 साल बाद ये बकवास कर रहे हो, क्यों मनाओगे तुम? 14 अगस्त को हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसका जो है उसका अपना दिन है, स्वतंत्रता दिवस जैसा हम 15 अगस्त है उसका 14 तारीख का है। लेकिन क्यों? क्योंकि हिंदू मुस्लिम होता है। हिंदू मुस्लिम कैसे होता है? यह बताना कि इस विभाजन की विभीषिका में इतने हिंदू मारे गए, तो हिंदू ही थोड़ी मारे गए, उसमें मुसलमान भी मारे गए, उसमें सिख भी मारे गए। और इसी बात को लेके करण थापर, जानते हो नाम सुना करण थापर? करण थापर एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, इंग्लिश में इंटरव्यू लेते हैं। करण थापर ने एक लेख लिखा, एक अखबार है एशियन एज, उस एशियन एज में एक लेख लिखा कि मोदी का कहना यह कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका मनाएंगे, यह सरासर गलत है। अगर तुम यही बात कर रहे हो तो तुम यह भी बात करो, उन्होंने जो लेख लिखा उसके पिछले 3 पैरों में है कि फिर यह भी बताओ कि किस तरह से इस विभाजन में 14 तारीख की जो बात कर रहे हो, जम्मू में कैसे 4 लाख मुसलमानों का कत्लेआम कर दिया गया था 1 हफ्ते में। और वो जो जम्मू था पहले, इस विभाजन से पहले मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, और 1 ही हफ्ते में वो हिंदू बहुल क्षेत्र हो गया। फिर आप इसे भी बताओ। अगर आपको विभाजन की विभीषिका जो नरसंहार हुआ दोनों तरफ से बताना है तो दोनों चीज बताओ ना, एक कैसे बता दोगे? लेकिन तुम्हारे दिमाग में गंदगी भरी है, सड़ांध भरी है, उस सड़ांध में तुम्हें हिंदू मुस्लिम के अलावा दूसरा कुछ नजर नहीं आता। तो सिर्फ तुम यह बताना चाहते हो कि उसमें हिंदू मरे। नहीं, जब विभाजन हुआ हिंदू भी मरे, मुस्लिम भी मरे, सिख भी मरे, सबका दुख है। हमारे ही अपने ही भाई तो थे, वो लकीर खिंच गई, बस इतना ही तो था। नहीं तो पूरा यहां से लेके अफगानिस्तान की पूरी वहां तक लगा हुआ पूरा पाकिस्तान, भारत एक ही तो था। हमारे अपने रिश्तेदार थे, हमारे अपने भाई थे। तो मतलब क्या है यह बताने का कि इनके लिए आपकी कोई कीमत नहीं। ठीक, तो जब इनके लिए कोई कीमत नहीं है तो इनके अलावा जो नेता हैं, क्या उनके लिए हमारी कोई कीमत है? ये तो वो लोग हैं जो हमें पूरी तरह से दफन करना चाहते हैं, पर जिनको हम अपना मानते हैं उनकी नजर में हमारी कोई कीमत है क्या? आदरणीय आजम खान साहब का एक उदाहरण दिया, वो अच्छे हैं बुरे हैं, हम इसको 1 मिनट के लिए एक तरफ रख देते हैं। समाजवादी पार्टी के तो वो पिलर हैं नहीं हैं? क्या समाजवादी पार्टी को ऐसी मुसीबत के समय उनके लिए आवाज नहीं उठानी चाहिए थी? अगर उनके लिए आवाज नहीं उठाई जा सकती तो आपके और हमारे लिए कोई क्या आवाज उठावेगा? आप बताओ, मैं तो सीधी बात पूछ रहा हूं। ये चीजें समझने की जरूरत है। जब सीए एनआरसी का आंदोलन हो रहा है पूरे देश में आंदोलन, मैं तो हर जगह गया हूं, मैंने तो देखा, और मैं इतना हतप्रभ हूं, इतनी बड़ी संख्या में इतना मजबूत आंदोलन मैंने नहीं देखा उससे पहले। चीजें हैं जो आंदोलन चल रहे थे, क्या जो विपक्ष के नेता हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं थी तो उसके पक्ष में बोलते? कोई बोला क्या? बताइए, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, कोई बोला क्या? नहीं बोला। तो हम पिटते रहे, हम आंदोलन करते रहे और आप बोल भी नहीं पाओगे, तो आपकी नेतागिरी का करेंगे क्या हम? बताओ आप मुझे। भाई, नेता किस लिए होता है कि जब समाज मुसीबत में हो, लोग मुसीबत में हो, वो न केवल बात करे, बोले और हमारे साथ में खड़ा हो जाए। खड़े होना तो दूर की बात है, आप बोल भी नहीं रहे, घर से बैठे बैठे बोल दो, वो भी नहीं बोल रहे। तो ऐसे नेताओं का क्या करेंगे भाई? दूसरी बात, किसान आंदोलन चल रहा है। इस किसान आंदोलन में किस किस की आपको भागीदारी नजर आ रही है? कोई बोलता नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा है कोई बोलता हुआ? माननीय बहन जी के विषय में तो कहना ही बेकार है, क्योंकि माननीय बहन जी तो आप मानो ना मानो, मैं तो जानता हूं और कहने में भी कोई दिक्कत नहीं। आज की तारीख में पिछले बहुत सालों से बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ काम उनका है नहीं। और अब तो जो कुछ बचा हुआ था वो भी उन्होंने बेच दिया। कैसे बेच दिया?
आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी आज की तारीख में क्या लेके चल रही है? मंदिर को सिर पे लेके चल रही है। सतीश चंद्र मिश्रा कह रहे हैं कि बीजेपी तो क्या बनावेगी, हम ही बनाएंगे मंदिर। तो भाई हमारा मंदिर से क्या लेना देना है? हमारा मंदिर से क्या लेना देना है? क्या बीएसपी की विचारधारा मंदिर की विचारधारा रही है? नहीं, बीएसपी की विचारधारा थी बहुजन समाज को मजबूत करना। कौन है बहुजन समाज? बहुजन समाज कौन है? मान्यवर साहब काशीराम जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में समझाया। बहुजन समाज है एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी। यह है बहुजन समाज। तो एससी हम हैं, माइनॉरिटी आप हैं, ओबीसी आप में से कुछ हैं और बाकी सब लोग हैं। यही तो है इस मिशन को और बहुजन समाज के हाथ में सत्ता को देना। लेकिन जिन लोगों ने हजारों साल तक हम पे अत्याचार किया, आज उन्हीं को आपने अपने सिर पे बिठा लिया। यानी जिनसे लड़ाई थी, जिनसे लड़ाई है, जिनसे संघर्ष है, आप उन्हीं की गोदी में जाके बैठ गए या उन्हीं को अपनी गोदी में बिठा लिया, अपने सर पे बिठा लिया। तो आप समाज के कहां रहे? आप हमारा क्या लेना देना मंदिर से? हमारा कोई लेना देना नहीं है। और जब आप जोड़ना था, काम क्या था? मान्यवर साहब काशीराम जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, बीएसपी एक मिशन है और हमारे मिशन का काम है मनुवाद को जड़ से उखाड़ कर फेंकना जहां कहीं भी वो है। और आपने मनुवाद को सिर पे बिठा लिया, तो कहां रह गया भाई मिशन? कहां रह गया? तो आप एक चीज मान लीजिए मेरी बात, कि मायावती जी ने जब से मंदिर को सिर पर रखा है और मिश्रा को सब कुछ बना दिया है, जाटव समाज उन्हें वोट नहीं देगा। लिख लेना आप मेरी बात, क्योंकि जाटव समाज का मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। आप समझते होंगे कि इतना अंधा नहीं है जाटव समाज, उसने हुकूमत करी है, वो जानता है कैसे सब सारी चीजें। अब की थोड़ी बात, तो आप और हम तो हुकूमत करने वाले रहे हैं। अध्यक्ष जी ने बताया आपको अभी, तो हम सब समझ रहे हैं बीजेपी के एजेंट के रूप में जो बहन जी काम कर रहे हैं, इस बार सुपड़ा साफ होगा पूरी तरह से, पता नहीं लगेगा। और ब्राह्मण, आप ब्राह्मण, अभी जो हम रेहान भाई बता के गए, बहुत सही उन्होंने बताया कि बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही, समाजवादी पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन। अबे ये 8-8.5% ब्राह्मण है, सिर्फ इनके लिए कर रहे हो? ये 19% मुसलमान और ये 15% जाटव या चमार, ये शेड्यूल कास्ट 22% और ओबीसी जो 52% है, ये तुम्हारी नजर में कुछ नहीं है। इनके लिए तुम्हें काम नहीं करना चाहिए। मिशन तो यही था कि इनको जोड़ना है, इनको मजबूत बनाना है, सत्ता इनके हाथ में देनी है, इनके दुख दर्द को दूर करना है। और तुम मात्र 8-8.5% ब्राह्मण को लेकर कर रहे हो, और वो भी तुम्हारा साथ किसी कीमत में नहीं देगा, क्योंकि उससे ज्यादा चालाक कौम नहीं है। कहां जाना, कैसे करना है, वो रातों रात सब काम साफ हो जाता है। तुम्हारा साथ नहीं देंगे वो। तो बहन जी तो जब से एजेंट बनी है, वो दूसरा मंदिर को सिर पर रख लिया, ये उनका तो पूरी तरह से सफाया इस बार होना। आप मेरी बात मानो या ना मानो, आने वाला समय बता देगा आपको। उनका तो काम खत्म है। अब रह जाती है दूसरी बात कि जो चुनाव इतना महत्वपूर्ण है, उस चुनाव में तुम्हें कहां जाना चाहिए, हमें कहां जाना चाहिए। हम सबने सोच रखा है और यह होगा भी, इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी को हराना है और बीजेपी हारेगी। हम हराएंगे बीजेपी को, जिताएंगे किसको? अगर यह बड़ा सवाल है, और मैं समझता हूं अब तो सवाल भी नहीं है, सबको मालूम है कि बीजेपी को तबीयत से हराना है, छोड़ना नहीं है, इस बार उखाड़ के फेंकना है। जिताना किसको है, यह महत्वपूर्ण सवाल है। किसको जिताओगे? समाजवादी पार्टी को, जो अपने ही नेता के साथ नहीं खड़ी हो सकती, बहन जी को, जो बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रही है, कांग्रेस को, जिसका पता ही कुछ नहीं है, जिसकी लीडरशिप ही कुछ नहीं है। किसको जिताओ?
रहोगे? जिताना भी तो है ना किसी को। तो मैं आपको खुल के कहता हूं, हमारा साथ दो। राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी हमारा साथ दो। मैं आपके लिए कोई अनजान नहीं हूं। आपने मुझे कब से देखा है? जब से मोदी दोबारा शपथ ली 30 मई 2019 को, तब से हम ईवीएम को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। 5 बार जंतर मंतर पर हमने जबरदस्त तरीके से धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उसके बाद सीए एनआरसी का आंदोलन आया, आपने देखा, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और अब 9 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, आपने मुझे देखा है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जैसा आपने तब सुना था मुझे और जैसा आज रूबरू मुझे देख और सुन रहे हैं, अगर कुछ अंतर नजर आता हो तो फैसला करना, और अगर अंतर नहीं है तो यही कहूंगा, मेरा साथ देना। तुम्हारे दुख दर्द मैं जानता हूं, तुम्हारे दुख दर्द मैं जानता हूं, तुम्हारी समस्याएं मैं जानता हूं। मैं ही कर सकता हूं इसका निदान, दूसरे के बस की नहीं है। आपको लगा यह अहंकार है, यह अहंकार नहीं है, यह सच है। मैं जानता हूं हुकूमत कैसे की जाएगी और लोगों को उनका हक कैसे दिया जाएगा, मैं जानता हूं इस बात। पार्टी, कोई कहता साहब नई पार्टी, पार्टी नहीं है। 2013 में 26 नवंबर 2013 को पार्टी बनाई थी। 29 मार्च 2014 को चुनाव आयोग ने हमारी पार्टी को रजिस्टर किया। 2017 में पहली बार 5 सीटों पर विधायक लड़ाए और 2018 में जो नूरपुर विधानसभा से बाई इलेक्शन हुआ, वहां पे जहीर आलम अंसारी जो हमारे प्रदेश सचिव हैं, उनको चुनाव लड़ाया। 2019 के चुनाव में हमने नहीं लड़ा, केवल 1 सीट से लड़े। मणिपुर में जो हमारे मणिपुर राज्य के प्रदेश अध्यक्ष हैं सेंजोम नंदेश्वर, उनको इनर मणिपुर लोकसभा सीट से लड़ाया। बाकी सब जगह हमने बीजेपी के विरोध में जो गठबंधन था उसको सपोर्ट किया, तरीके से काम किया। हमें मालूम है कि कब क्या करना है। और अब 2022 में, क्योंकि हमारे सामने है विपक्ष मर चुका है, मुर्दा है सारे के सारे। मैं क्यों कह रहा हूं ये शब्द, क्यों कह रहा हूं मुर्दा? आप इस बात को समझाता हूं आपको। अभी मोदी ने 4 दिन पहले एक किताब छापी है, 2 किताब, उसके 2 वॉल्यूम है, 2 खंड है किताब के। यानी किताब में मटेरियल एक ही है, लेकिन उसके ज्यादा पेज होने की वजह से 2 खंड में है। क्या है उसमें? उसमें है देश की सरकारी संपत्ति को, उद्योगों को, कंपनियों को कैसे बेचा जाएगा। मतलब बेशर्मी की हद है कि किताब छाप के एक तानाशाह ये बता रहा कि मैं देश को ऐसे बेचूंगा। 196 पेजों की वो किताब है और विपक्ष मुर्दा बोलने को तैयार नहीं है। मुझे यह बताइए, जो भी सरकारी संपत्ति होती है या जो भी सरकारी कंपनी होती है या जो कोई भी सरकारी कारखाना होता है, वो संसद में कानून बनाकर उसे स्थापित किया जाता है। तो जो चीज संसद में कानून बनाकर स्थापित की गई है, आप उसे खत्म करने की, बेचने की मंजूरी संसद से लोगे या नहीं लोगे, या लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? नहीं लेना। विपक्ष का एक भी व्यक्ति आपको यह बात जो मैं आपको बता रहा हूं बोलता हुआ नजर आ रहा है कहीं पे? तो क्या कहूं इनको? विपक्ष मर गया, मुर्दा। या तो वो बेईमान है, इसलिए जो बेईमान है तो मोदी ने सबकी फाइल खोल रखी है और ईडी और सीबीआई से डर रहा है, बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा। तो अगर बोलने की हिम्मत नहीं करोगे तो मोदी तो 2024 तक तो रहेगा ही रहेगा। तो ये सीबीआई, ये ईडी, ये इनकम टैक्स, ये तो मोदी के अंडर में है, तो 2024 तक तो उसके अंडर में रहोगे। इसका मतलब ये रहेगा कि समाज मरता रहेगा, लोग कटते रहेंगे, देश बर्बाद होता रहेगा और विपक्ष चुप बैठा रहेगा। ऐसे विपक्ष का क्या करोगे आप? ऐसे नेताओं का क्या करोगे आप? इनकी क्या जरूरत है हमें? अगर अखिलेश नहीं बोल रहे, मायावती नहीं बोल रहे, तो क्यों नहीं बोल रहे? क्या इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई का डर है? तो इसका मतलब यह है अगर आप मुख्यमंत्री भी बन जाओगे तो 2024 तक तो बोल नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारी चाबी कसने के लिए तो वो तो सब उसके पास में है, मोदी के पास में। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अगर तुम बोल नहीं पाओगे तो तुम्हारा क्या करें भाई? तुम्हारी क्या जरूरत है हमें? ये आपको सोचना है, क्योंकि कुछ अखिलेश यादव का नहीं बिगड़ता, कुछ मायावती का नहीं बिगड़ता, किसी नेता का कुछ नहीं बिगड़ता।
बिगड़ता है तो जनता का बिगड़ता है। ये कोरोना काल में मरा कौन? आम जनता। जनता ही तो मरी। जो कब्रिस्तानों में हमारे अपने चाहने वाले, हमारे परिवार के लोग दफन किए हमने कोरोना काल में, हमारे ही तो थे। जो प्रयागराज में, इलाहाबाद में, रेती में जो हजारों की संख्या में लाशें थी, वो किसकी थी? वो हमारे ही तो थे, आम जनता ही तो थी। जो लाशें बह रही थी गंगा में, जिन्हें चील कौवे खा रहे थे, गिद्ध खा रहे थे, कुत्ते नोच रहे थे, वो किसकी लाशें थी? जनता की लाशें तो थी। और ये सब इनके राज में दिखा है, कोई कुछ नहीं बोला। तो फैसला आपको करना है कि आपको कहां जाना चाहिए, आपको क्या निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि ये जो 5 और 6 महीने हैं, आज 30 अगस्त है और इसके बाद में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 5 है। फरवरी मार्च में इलेक्शन होना है। यही है समय। इसी समय में हम चाहेंगे तो इस समय बहुत है, और अगर हम सोते रहें तो समय बहुत कम है, कुछ भी नहीं है समय। तो जागना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा, सही समझना पड़ेगा, सच का साथ देना पड़ेगा, नहीं तो तबाही ही तबाही है। और दूसरी बात, अगर सब कुछ हो भी जाए, हम इकट्ठे भी हो जाएं, उस सब के बावजूद भी ईवीएम मशीन अगर बरकरार रहे तो भी बेकार। और नेता कोई बोल नहीं रहा। आपने देखा अखिलेश को ईवीएम पे बोले हो? नहीं बोले ना। मायावती जी नहीं बोली ना। कोई और नेता विपक्ष का नहीं बोला ना। राहुल गांधी बोले नहीं बोले, क्योंकि कांग्रेस तो लेके आई ईवीएम को। ये शुरुआत तो उसी ने की। मतलब कोई नेता यहां से लेके वहां तक बोलता नहीं है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, कितने भी इकट्ठे हो जाएं, उस सब के बावजूद भी ईवीएम मशीन अगर बनी रहे तो हमारी वोट का तो कोई मतलब ही नहीं है। हम तो खूब कोशिश करते हैं कि अपने भाई को देंगे, इनको जिताएंगे, लेकिन हमारी वोट तो लूट ली जा रही है, तो फिर हम कहां जाएंगे? तो इसका मतलब यह हुआ, अगर मशीन बनी हुई है उसके बावजूद भी हमारी वोट देने का कोई मतलब नहीं है। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को एक मुकदमे का फैसला किया, उसमें जजमेंट दिया। मुकदमे का नाम था सुब्रमण्यम स्वामी। आप जानते हैं कौन है? बीजेपी का एमपी। उसने पिटीशन डाली थी। तो सुब्रमण्यम स्वामी बनाम चुनाव आयोग, ये एक पिटीशन डाली। इस पर फैसला आया 8 अक्टूबर 2013 को। इस 8 अक्टूबर 2013 के फैसले में पैरा नंबर 27 पर, रेहान भाई मैं दूंगा कॉपी, आपको पढ़ना। पैरा नंबर 27 पर सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि ईवीएम से साफ सुथरा, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट कहा इस बात को, यानी सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानना है कि ईवीएम मशीन गड़बड़ है। आपकी और मेरी बात का मतलब नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात का तो कोई मतलब है। तो जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ईवीएम मशीन ठीक नहीं है, इससे पारदर्शी, स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट को क्या चाहिए था? ईवीएम को खत्म कर देना था, बैलेट पेपर से चुनाव कर देना था, यही तो करना था। सुप्रीम कोर्ट ने यह काम नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या काम किया? सुप्रीम कोर्ट ने उसके साथ में एक और मशीन लगा दी, जिसे वीवीपैट कहते हो, जिसमें पर्ची निकलती है, जिसमें आप देखते हैं, आप वोट डालो तो आपको पता लगता कि आपने जिसको वोट डाली उसी को गई है। बेईमानी है सारी की सारी, मशीनें सारी बेईमानी। क्यों बेईमानी है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज भी, हाई कोर्ट के जज भी, और सेशन जज और मजिस्ट्रेट भी, कलेक्टर, एसपी, प्रोफेसर, एडवोकेट, पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते कि ईवीएम कैसे काम करती है। जानते नहीं जानते? नहीं जानते ना। तो जब पढ़े लिखे नहीं जानते, और इस देश की तो आधी से अधिक आबादी अनपढ़ है नहीं है, इसका मतलब यह हुआ इस देश के 100 में से 99 लोग, यानी 99% आबादी नहीं जानती ईवीएम कैसे काम करती है। तो सुप्रीम कोर्ट को उसी दिन खत्म नहीं कर देना चाहिए था, नहीं किया, दूसरी मशीन लगा दी। अब मैं एक बहुत मोटा सा सवाल आपसे पूछता हूं और बताता हूं आपको। मानिए 2 मशीनें हैं, ये मशीन, इसे समझो, ये जो माइक है आज इस समय ये समझो कि ये ईवीएम मशीन है और ये गड़बड़ है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है ये मशीन गड़बड़ है,
इससे साफ सुथरा इलेक्शन संभव नहीं है। और एक मशीन ये और रख दी लाख है, क्या है ये? वीवीपैट, जिसमें दिखा में पर्ची आवे, जिसमें एक ये रख दी। तो ये जो ईवीएम मशीन है, इसको सुप्रीम कोर्ट कह रही गड़बड़, और ये जो इसको दोबारा दूसरी ये मशीन लगा दी। तो दो मशीनों में से एक मशीन तो गड़बड़ है, इसे तो सुप्रीम कोर्ट भी मान नहीं है। तो ये जो इलेक्शन जितना भी हो रहा है, क्या इसमें से आधा इलेक्शन बेईमानी और गड़बड़ का नहीं हो गया? होगा, नहीं हो गया। लेकिन यह मोटी सी बात सुप्रीम कोर्ट को समझ में नहीं आती कि तुम कर क्या रहे हो। हालांकि ईवीएम मशीन को हटाने के लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि जब जो मशीन इस्तेमाल कर रहे हो उसको जानते ही नहीं कोई कैसे, क्योंकि जिस दिन चुनाव होता है बस उसी दिन जाते हैं हम, और उसी दिन हमें बताया जाता है, वो जो बैठा होता है ना, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर वगैरह सब बैठे होते हैं वहां, वो कहता है सब इस बटन को दबाना, और बटन दबा देते हैं, बत्ती जल जाती है लाल, और हम समझते हैं वोट पड़ गई, और बाद में पता लगती है हमारी वोट तो बीजेपी को चली गई। होता नहीं होता? तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था ये मशीन हटा के, जो खराब है, बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए था, नहीं किया। तो क्या करें? उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में कितने मुकदमे डाले गए, सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार नहीं है। तो क्या करें? तो हमने उसका एक तरीका अपनाया कि हम उसका विरोध करेंगे, और हमने विरोध किया। 30 मई 2019 से लगातार जंतर मंतर पर हमने आंदोलन किया, धरने दिए 5-6 बार, राष्ट्रपति को 4 बार ज्ञापन दिया, सारे सबूतों के साथ सारी चीज लिख के दी, लोगों को बताया, पूरा पेज सबूतों सहित, सारे तथ्यों सहित हमने तैयार किया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट सहित। लेकिन लोगों को जब बुलाओ, इसीलिए मैं कहता हूं इस देश के नेता ही नहीं, इस देश की जनता भी मुर्दा है, मुर्दा लोग हैं। तो लोगों को जब बुलाओ वो भी नहीं आते, तो क्या किया जाए? हमने एक उसका तरीका निकाला। क्या तरीका निकाला? चलिए आपको बुलाते हैं, आप वहां नहीं आ सकते। आज की तारीख में तो मैं समझ सकता हूं भाई, दिल्ली अगर जाओगे तो भैया कहां से 200 रुपए किराए का, हमें 250 रुपए नहीं हो सकता, संभव नहीं है, क्योंकि जब रोजगार खत्म है, पैसा है नहीं, जो घर में था वो भी नोटबंदी के माध्यम से सारा पैसा निकाल लिया, तो क्या किया जाए? नहीं जा सकते, मैं मानता हूं, लेकिन आप घर में रहकर तो हमारी इस लड़ाई में मदद कर सकते हो, कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? तो हमने इसका एक तरीका निकाला, ये फॉर्म हमने बनाया, इस फॉर्म पे हमने लिखा ईवीएम के विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान। ऊपर इसके नीचे है हमारी पार्टी का नाम, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी, और संक्षेप में पार्टी का नाम अंग्रेजी में आरजेएसपी, हिंदी में राजसपा, और उसके नीचे हमारा नारा जनहित है लक्ष्य हमारा, जनहित है संघर्ष हमारा। और उसके बाद हमने लिखा भारतीय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के सभी माननीय न्यायाधीशों और भारत के राष्ट्रपति महोदय से देश हित में विनम्र निवेदन, क्या ईवीएम और वीवीपैट मशीन हटाओ, बैलेट, चुनावों में बैलेट पेपर वापस लाओ, और इसके नीचे आपको जो भरना है, यहां जो वोटर है उसका नाम, उसका फोन नंबर, और उसके आगे जिस लोकसभा क्षेत्र में वो रहता है उस लोकसभा क्षेत्र का नाम, और उसके आगे जिस राज्य में वो रहता है उसका नाम। बस इसके आगे साइन कर देना या अंगूठा लगा देना। सिर्फ इतनी सी सूचना भरनी है, ये तो भरी ही जा सकती है। मैं समझता हूं इतना जिंदा तो हैं ही लोग, ये भरी जा सकती है ना। हम यही कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इस देश में लगभग 90 करोड़ मतदाता हैं 135 करोड़ की आबादी में, और हम ये मानते हैं इन 90 करोड़ में से अगर 50 करोड़ लोग, हम टारगेट 50 का लेके चले, 40 हो जाए, 35 हो जाए, 30 हो जाए, कुछ तो हो, कि इनमें से अगर 50 करोड़ मतदाता इस पे साइन करके हमें दे दें, अपना नाम और मोबाइल नंबर भर के और साइन करके दे दें, तो हम सुप्रीम कोर्ट से जाकर लड़ सकते हैं कि इस देश की आधी से अधिक आबादी नहीं चाहती कि ईवीएम से चुनाव हो, तो आपने क्यों चालू रखा हुआ है, इसको बंद करो। आज की तारीख में तो हमारे पास लड़ने के लिए कोई आधार ही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार नहीं है। पर जब इतने लोगों के साइन होंगे तो हमारे पास सबूत होगा इतने लोग नहीं चाहते कि चुनाव हो। अब उत्तर प्रदेश में 2022 में फरवरी मार्च में चुनाव है,
उत्तर प्रदेश में वोटर है तकरीबन 15.5 करोड़। चुनाव पंजाब में भी हैं, वहां तकरीबन 2.25 करोड़ वोटर हैं, 2.25 करोड़। उत्तराखंड में है, गोवा में है और मणिपुर में। कुल मिलाकर लगभग 18 करोड़ वोटर इन 5 राज्यों में। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इन चुनावों से पहले अगर 9 करोड़ लोग भी इस फॉर्म पे दस्तखत करके हमें दे दें तो हम सुप्रीम कोर्ट में लड़के ईवीएम को खत्म करवा देंगे। साथ तो आपको देना पड़ेगा। मैं आपको रास्ता बता सकता हूं, उस रास्ते पे आगे आगे आपसे मैं चल सकता हूं। कोई गोली लगेगी तो मैं देखूंगा उसे, कोई लाठी चलेगी तो मैं देखूंगा, कोई भाला बल्लम चलेगा तो पहले मेरा सीना चीरेगा, आपके पास बाद में आएगा, लेकिन साथ तो आप ही को देना पड़ेगा। इसलिए ये लड़ाई हमने शुरू करी। और इसके बाद करना क्या है, इस फॉर्म को भर के 10 सामने होंगे साइन और 15 साइन होंगे पीछे, कुल 25 एक फॉर्म पे। इस फॉर्म का फोटो खींच के आगे पीछे से, ये नीचे नंबर दे रखे हैं 2, इनमें से किसी भी एक नंबर पर, चाहे इस पे चाहे इस पे, इस नंबर पर फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दो। इतना तो कर ही सकते हो। आपको साथ देना होगा, क्योंकि चाहे मैं हूं या कोई भी हो, किसी भी पार्टी का नेता हो या कोई भी पार्टी हो, अगर ईवीएम है तो आप बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं। और जिस दिन ईवीएम हट जाएगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, बीजेपी ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी। दावे के साथ कह रहा हूं, ईवीएम हटा दो, बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, 50 एमएलए जीत के नहीं आएंगे बीजेपी के, बाकी की जमानत जब्त होगी। चाहे कितना भी हल्ला मचा लो वो हिंदुत्व का, चाहे कितना भी कर लें, कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए ईवीएम को हटाना जरूरी है। कोई नहीं बोलता, कोई पार्टी कोई नेता नहीं बोलता, कोई दिक्कत नहीं, हम बोलेंगे, हम देखेंगे कैसे नहीं हटती। आप साथ में खड़े हो जाइए, आप साथ दीजिए, हम हटाएंगे इसको, लेकिन साथ देना पड़ेगा। कुछ लोग करते हैं आपत्ति, क्या कहते हैं, बड़े बड़े मजेदार लोग कहते हैं साहब ये तो आपकी पार्टी का। अरे भैया, जब हमारी पार्टी लड़ाई लड़ रही है तो नाम किसका लिखना, दूसरे का? भाई हमारी पार्टी लड़ी है तो नाम भी तो हम अपनी पार्टी का लिखेंगे। और इस पर साइन अगर कर दोगे, दस्तखत कर दोगे, तो क्या तुम वोट दे रहे हो हमें? हम वोट तो नहीं मांग रहे तुमसे। भाई वोट तुम्हारी मर्जी है, जिसको देना चाहो दो। अगर हम अच्छे लगते हैं, हमारी पार्टी अच्छी लगती है, हमारी पार्टी को दे देना, हमारे कैंडिडेट को दे देना, नहीं तो जो अच्छा लगे उसको दे देना। पर इसमें तो कर ही सकते हो, क्योंकि अगर ये है तो भैया तुम भी कितनी कोशिश कर लेना, विधानसभा पहुंचो, तुम भी नहीं है, नहीं है। तो पहले विधानसभा में पहुंचने के लिए उसके रास्ते में जो सबसे बड़ी दीवार है उसे तो गिराओ, उसे तो ढाओ, उसे तो खत्म करो। वो दीवार अगर खत्म नहीं है तो तुम कुछ भी करते रहो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो नहीं करेंगे, वो डरपोक लोग हैं, मरे हुए लोग हैं, एमएलए हो एमपी, मरे हुए लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, और उनका कोई नुकसान भी नहीं होता। नुकसान होगा आपका, आपका आपका नुकसान होगा, हम सबका नुकसान होगा। क्योंकि मरती जनता नेता का कुछ नहीं होता, चाहे हार जाए चाहे जीत जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यह समस्या हमारी है, दिक्कत हमारी है, इसका हल भी हम ही को निकालना पड़ेगा। इसी के लिए लगातार भाग रहे दौड़ रहे हैं, आपके बीच में हैं। ये फॉर्म हम आपको देके जाएंगे। अगर कोई भी एक साथी 25 साथियों के साइन करा सकता तो एक ही फॉर्म काफी है। अगर लगता है कि नहीं मैं 100 या 200 के कराऊंगा, इसकी फोटो कॉपी करा लीजिए आप, खाली पेपर की कॉपी करा के वो कर लीजिए। 1 रुपए में कॉपी हो जाती है, 2 में हो जाती होगी ज्यादा ज्यादा, ठीक है। नहीं है तो हम दे देंगे आपको। लेकिन चुनाव में जाने से पहले इस लड़ाई को लड़ना जरूरी है, तभी वहां तक पहुंच पाएंगे। और साथियों, आपसे एक ही निवेदन करूंगा, अपने परिवार और अपने बच्चों को बचाने के लिए, आने वाली आफत से बचाने के लिए जिंदा इंसान की तरह संघर्ष करो, लड़ो। किसी के गुर्दे में इतना दम नहीं है कि जब तुम खड़े होगे तुम्हें यही फूंक मार कर उड़ा देगा। मुझे तो उड़ा नहीं सके अभी तक, मैं तो लगातार 2.5 साल से खूब खोद रहा हूं उनकी गोभी को, खूब खुल के बोल रहा हूं ना, सबूतों के साथ बोल रहा हूं ना। मेरा अब तक कुछ नहीं बिगाड़ सके, और आप बिगाड़ भी लें, मुझे मार भी दें तो क्या फर्क पड़ता है, मैं हमेशा तो जिंदा रहूंगा नहीं।
अमर बूटी तो खा के नहीं आया, अमृत पी के तो आया नहीं, हमेशा जिंदा रहूंगा। लेकिन जब तक जिंदा रहूंगा इसी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए शेर की तरह दहाड़ूंगा और समाज को और लोगों को बचाने का प्रयास करूंगा। पर दावा करता हूं, अगर आप साथ में खड़े हो जाओ, बस इनके तोप तमंचे, इनकी सारी सरकार कुछ नहीं है। मोदी की तो टांगे कांपती हैं से। मैंने उस जैसा कायर आदमी, उस जैसा डरपोक आदमी दुनिया में नहीं देखा। 7 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सका। एक मतलब सवालों से डरता है, हर उस सच्ची चीज से डरता है जो कहीं से सामने आ रही है, उसे रुकवाता, बंद करता, किसी को पता ना लग जाए। अबे तेरी 56 इंच की छाती है तो डर काहे बुरा, काहे को दम सूख रहा तेरा? टक्कर लेना उसे, सामने कर, उसका जवाब दे। जवाब नहीं देगा, बस बोलता रहेगा। आप नहीं बोलेंगे, वही बोलेगा। बोले जा, मन की बात, कोई काम की बात नहीं। ये हम सबको समझने की जरूरत है। जिन्हें हम समझते हैं बहुत मजबूत है, वो कुछ नहीं है, सिर्फ इस बात का फायदा उठा रहे हैं कि हम इकट्ठे होकर अपनी लड़ाई लड़ नहीं रहे और हम तरीके से अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे और हम बेवजह डरे हुए हैं। एक आदमी को डरा सकता है कोई, 2 को डरा सकता है, 10 को नहीं डरा सकता, और लाख हो जाए तो किसी को नहीं डरा सकता। और हमारी संख्या तो करोड़ों में है, हम तो करोड़ों में इतने हैं, अगर इकट्ठे हो गए तो इनका तो वैसे ही तेल निकाल देंगे हम। इनकी औकात क्या है, यह समझने की जरूरत है साथियों। और जो डरता है उसी को डराया जाता है, जो डरता नहीं उसको कुछ नहीं कह सकते। मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं आपने देखा है किसी मजबूत आदमी के साथ में मॉब लिंचिंग हुई हो? किसके साथ होती है? रेहड़ी वाले के साथ, ठेली वाले के साथ, रिक्शे वाले के साथ, चूड़ी वाले के साथ। अबे किसी मजबूत की मॉब लिंचिंग करके दिखा, पता लग जाएगी कितना दम है बाजुओं में। नहीं हुई ना, इसका मतलब साफ है कि उन गरीबों को, उन कमजोर लोगों को मार के उनकी वीडियो बना के डर फैलाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं। और जो डर गया, गब्बर सिंह कह गए, वो मर गया। कह गए नहीं कह गए शोले में? तो ना डरना है, ना झुकना है, ना रुकना है। और अब 2022 में बीजेपी को उखाड़ कर फेंकना है ताकि 2024 से पहले मोदी को जड़ से उखाड़ के केंद्र से फेंका जा सके। इसके लिए काम करना है और इसी के लिए आज आपके बीच में है। दिल से आपका एक बार धन्यवाद देता हूं, जितने ध्यान से, जितने शांतिपूर्वक तरीके से आपने मेरी बात सुनी है, उसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। भाई रिहान का, भाई हमारे साथी जो अंजार भाई हैं जो संचालन कर रहे थे, और सारी टीम का, आदरणीय श्री मोहम्मद सिद्दीकी साहब का जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, बीएम सिंह साहब का, राकेश जी का, ओम प्रकाश जी का, आप सभी साथियों का, मेरे प्यारे बच्चों का, मेरे बुजुर्गों का। आप इस बात पर विचार जरूर करेंगे, चिंतन मनन जरूर करेंगे और सही फैसला लेंगे। मैं हमेशा आपके साथ हूं, जब भी आवाज दोगे, मेरा नंबर तो नेट पर पड़ा है, आपको आपके दुख में जरूर खड़ा मिलूंगा। सुख की तो कहता नहीं, अगर मुझे पता लगेगा तो जरूर खड़ा मिलूंगा, पता ही नहीं लगा तो कह नहीं सकता हूं, उसकी बात नहीं कह सकता। साथियों इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रताप सिंह जी, बड़े अच्छे अंदाज में अपनी बात रख रहे थे। कृष्णगी जम गई पत्थर की तरावटों पर, कृष्णगी जम गई पत्थर की तरावटों पर, दूर कर तेरे दरिया से भी प्यासा नहीं।